ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो भाई, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यू। चलो आओ शुरू करते हैं। चलो ठीक है, आओ भाई। चलो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलो आओ, अब शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, मेरे ख्याल से वहां तक बात हम सब लोगों को एकदम क्लियर है। तो अब वहां से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अच्छा, तो सबसे पहले एक बेसिक सा टॉपिक है, वो पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल सा पार्ट है, लेकिन कई बार जो है कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमको देखने को मिल जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये चीज पता हो। सो दिस इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन सिखाया था, वैसे ही पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है। ठीक है, हाँ सीधी वो मैं इसके बाद शुरू करूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं पहले थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ओके। हाँ बिल्कुल समीर, एग्जैक्टली। तो देखो, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या करते हैं। देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को दो वेक्टर्स को ऐड करना सिखाया था यूजिंग ट्रायंगल रूल। ठीक है, और मैं आप लोगों को सीरियसली अगर बताऊं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को ही यूज करना, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, बट क्योंकि मैं चाहता हूं आपको हर एक चीज पता हो, इसलिए मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बता रहा हूं। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज ये एक वेक्टर ए बार है। ठीक है, एंड इसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये एक दूसरा वेक्टर है बी बार, एंड इसका मैग्नीट्यूड है बी। तो देखो, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि आप एक काम करो, आप जो है दोनों वेक्टर्स की जो टेल है, जैसे ये बी वेक्टर की टेल है और ये ए वेक्टर की टेल है, ठीक है, करो कि दोनों वेक्टर्स की टेल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए। मतलब ये हो गया हमारा वेक्टर ए बार, ठीक है, और इसकी साइड ये था हमारा वेक्टर बी बार। तो हमने इन दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया कि इन दोनों की जो टेल्स हैं वो कोइंसाइड करने लगी। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या हम कंप्लीट कर लेंगे। पैरेललोग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने ए वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ कर दी और उसका मैग्नीट्यूड भी ए वेक्टर के बराबर है, और एक लाइन मैंने जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ कर दी, बराबर है। तो भाई सिंपल सी बात है, मुझे एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जो डायगोनल होती है इस पैरेललोग्राम की, जो डायगोनल होती है इस पैरेललोग्राम की, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट, दिस इज ए बार प्लस बी बार। ठीक है, दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इज। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पैरेललोग्राम रूल में पा देना है, और फिर उन दोनों वेक्टर्स को यूज करके जो है एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना है, और फिर जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो ए बार और बी बार को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, अब यहां पर एक और बात का ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये जो रेड कलर से मैंने डायगोनल ड्रॉ करी है, इसे कहते हैं कॉन्क्यूरेंट डायगोनल। ठीक है, और कॉन्क्यूरेंट डायगोनल जो है वही हमेशा सम रिप्रेजेंट करती है, जो दूसरी डायगोनल नॉन कॉन्क्यूरेंट डायगोनल ये हमेशा डिफरेंस रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये क्या बता रही होगी, ये बता रही होगी ए बार माइनस बी बार। ठीक है, सो कॉन्क्यूरेंट डायगोनल जो है वो हमेशा सम रिप्रेजेंट। सर अब ऐसा कैसे होता है, तो देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो भाई, ये जो ये वाली ग्रीन वाली लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये एक्चुअल में देखो क्या है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये बी बार के पैरेलल वाली ही तो लाइन है ना। उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रख दिया, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये वेक्टर बी बार को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो असल में देखो ये क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, तो ये आपका ए बार था, और जो मैंने ग्रीन वाली लाइन ड्रॉ करी है दैट इज एग्जैक्टली, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये वेक्टर बी बार ही है। तो ये तो देखो बिल्कुल वही बात हो गई ना भाई, वेक्टर बी बार को मैंने ऐसे सेट कर दिया कि उसका जो टेल है वो ए बार के हेड से कोइंसाइड कर रहा है, और फिर मैंने जो ये रेड वाली लाइन टेल से शुरू होकर के बी बार के हेड तक जा रही थी, तभी तो मैंने कहा इसको ए बार प्लस बी बार। तो असल में पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन अपने आप में कुछ नहीं है, वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही निकल करके आता है। ठीक है ना।
अब भाई जो इस ट्राइंगल में जो ये रेड वाली साइड बन रही है वो ए बार प्लस बी बार हो गया। अब जो नॉन कॉन्करेंट डायगोनल है वो ए बार माइनस बी बार कैसे बता रही है, तो देखो ये भी बहुत आसान है। अब यहां पर क्या है ये, हाँ पहले आप ये बताओ, सीधी इसका नाम है कॉन्करेंट डायगोनल, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। देखो अब रेड वाला जो साइड है वो तो ए बार प्लस बी बार बता रहा है, समझ में आ रहा है, ये थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो, आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो येलो वाला साइड है ये ए बार माइनस बी बार कैसे है, देखो भाई एक काम करते हैं, मैं ये जो येलो, मैं एक बार इस ट्राई दिखाई देगा, ये है वेक्टर ए बार, ठीक है, और ये है वेक्टर बी बार, और जो ये येलो वाला साइड है, ये जो येलो वाला वेक्टर है एक्स बार, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स बार मान लिया। अब ये नॉन कॉन्करेंट डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो जो एक्स बार टेल है वो बी बार के हेड से कोइंसाइड हो रहा है, और ए बार जो है वो बी बार के टेल से शुरू होकर के एक्स बार के हेड तक जा रहा है। तो बच्चों अगर मैं ट्रा रही हूं कि असल में ये क्या लिखा है, ये लिखा है बी बार प्लस एक्स बार इज इक्वल टू ए बार, है ना, क्योंकि एक्स बार का टेल जो है वो बी बार के हेड के साथ कोइंसाइड हो रहा है, और मतलब एक्स और एक्स बी और ए ऐसा ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें ए जो है वो एक्स और बी का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया बी बार प्लस एक्स बार इज इक्वल टू ए बार, ठीक है ना। तो इसी वजह से देखो ये क्या हो गया, इसी वजह से मैं इसको लिख सकता था माइनस बी बार, ठीक है। और एक्चुअल में ये जो ट्राइंगल है ये कहां से निकल करके आया है, ये जो ट्राइंगल है ये इसी पैरेललोग्राम का ही तो पार्ट था, ठीक है। और ये जो येलो वाली साइड थी जो नल होती है कॉन्करेंट डायगोनल कहते हैं, इसलिए ये वाली जो डायगोनल थी ये ए बार माइनस बी बार रिप्रेजेंट करी थी, और जो रेड वाली डायगोनल थी वो ए बार प्लस बी बार रिप्रेजेंट करी थी, ठीक है। बस दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इज। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो। अच्छा यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, चलो परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर और है वो भी आप लोग देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया पैरेललोग्राम जिससे हम लोग कहते हैं, ठीक है, नहीं सीधी मैग्नीट्यूड दोनों डायगोनल्स का अलग अलग होगा भाई, एक वेक्टर ए बार प्लस बी बार है और एक वेक्टर ए बार माइनस बी बार है, ठीक है। ए बार प्लस बी बार का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल नॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, ठीक है। अभी ये आपको आगे जाकर के, ठीक है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी के लिए आप ये मान लो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जो दूसरा रूल है दैट इज पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब भाई इसमें क्या करते हैं, अच्छा अब भाई देखो पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, हाँ अवधूत, अगर वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा तो ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार जो है वो सम रेक्टेंगल होगा, तो ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड ए बार माइनस बी बार के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो सिमेट्रिक फिगर होगी इस वजह से, ठीक है। अच्छा भाई अब देखो पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तब क्या, ये एक वेक्टर है ए बार और लेट अस से ये एक वेक्टर है बी बार, और एक और वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज ये एक और वेक्टर हो गया, ये है सी बार, ठीक है। तो भाई अब देखो, अब 600 1 करोड़ 1 अरब कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उनको ऐड करने का क्या तरीका होता है, ये हमें पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से पता लगता है। तो पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जितने भी वेक्टर्स हैं आपके पास उनको वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करने लगे, जैसे यहां पर मुझे क्या करना है, ये वेक्टर ए बार है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब वेक्टर बी बार को मैं ऐसे रखूंगा कि वेक्टर बी बार का टेल ए बार के हेड से कोइंसाइड कर जाए, तो ये वेक्टर बी बार हो गया, सी बार का जो टेल है वो बी बार के हेड से कोइंसाइड कर जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
सी बार को हमने ऐसे रख दिया। तो देखो यहां पर मैंने सभी वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करा है कि हर दूसरे वेक्टर का जो टेल है वो पहले वाली का टेल बी के हेड से कोइंसाइड कर रहा है। तो ऐसे जितने सारे वेक्टर्स हैं उनको अरेंज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर क्या करोगे, एक बार जब सारे वेक्टर्स को तुमने अरेंज कर दिया है, उसके बाद जो सबसे आखिरी वाला वेक्टर है उसके हेड तक जाओगे तुम। ठीक है, तो ये जो रेड वाला वेक्टर है वो सबसे पहले वाले वेक्टर ए की टेल से शुरू होकर के सबसे आखिरी वाले वेक्टर सी के हेड तक जा रहा है। और यही जो वेक्टर है प्लस सी बार, मतलब कि अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं तो अब उनको इस रूल को यूज करके ऐड किया जा सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, तो यहां पर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। ठीक है, तरीका वही है जो ट्रायंगल रूल का था। तो पॉलीगन रूल भी समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है, क्लियर है बच्चों ये बात सब लोगों को? ठीक है, इस तरीके से काम करना है हम लोगों को। अच्छा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो भाई देखो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रिजल्टेंट एंड इट्स कंपोनेंट, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, देखो दिए हैं, एक वेक्टर हमें ये दिया हुआ है, वेक्टर ए, और इसके साथ मैंने एक और वेक्टर को ऐड कर दिया, एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, ये दो वेक्टर्स को मैंने ऐड, ये जो रेड वाला वेक्टर है ये ए बार और बी बार का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब की बार मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब की बार मुझे कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड इट्स कंपोनेंट, मतलब वेक्टर ए के बीच में ये जो एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमको बताया हुआ है कि ए बार और बी बार के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो थीटा है। ए बार और बी बार के बीच में बनने वाला एंगल ए है और बी बार का मैग्नीट्यूड बी है। अब हमको कैलकुलेट करना है वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो आओ। तो इसको देखो समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग वेक्टर बी के हेड से हम लोग इस डॉटेड लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब भाई देखो यहां पर मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये वाली जो साइड है इसको अगर मैं y कह देता हूं तो मुझे यहां पर एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं इस ट्राइंगल को हाईलाइट कर देता हूं, लेट अस से इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। ठीक है, मुझे ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, अब इस ट्राइंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, पी क्यू आर। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा है। अब जो पी क्यू साइड है और क्यू आर साइड जो है उसकी लेंथ y है और पी आर साइड जो है उसकी लेंथ x है। तो इस ट्राइंगल को देख करके देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं कह सकता हूं कि जो cos थीटा है वो हो जाना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि x अपॉन बी। मतलब मैं क्या कह सकता था, मैं कह सकता था x जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक वैसे ही साइन थीटा जो है वो कितना हो जाना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि y अपॉन बी। तो मैं क्या कह सकता था, मैं कह सकता बी साइन थीटा के। ठीक है, तो बच्चों मुझे x और y पता लग गए। अब देखो, अब यहां पर मुझे एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है, लेट अस से ये वाली जो साइड है, ये वाला जो पॉइंट है ये s हो गया। तो देखो जिसकी देखो ये डायमेंशंस हैं s q r, और ये वाला एंगल अल्फा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो साइड एस आर है वो कितनी है, a प्लस एक्स। और जो साइड को, इस ट्राइंगल को देख के मैं क्या कह सकता था, इस ट्राइंगल को देख करके मैं ये कह सकता था कि जो tan अल्फा है, tan अल्फा ये कितना हो जाना चाहिए सर, ये हो जाना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, मतलब कि कितना, क्यू आर अपॉन एस आर। ये बराबर हो जाएगा, क्यू आर है y और एस आर है a प्लस एक्स। अब भाई x का भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है और y का भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते tan अल्फा बराबर हो गया b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। सो इस तरीके से हम लोग जो है, अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा यूज करके। ठीक है बच्चों, क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है, क्लियर है सब लोगों को? देख लो अगर किसी को कोई भी दिक्कत, परफेक्ट, चलो ठीक है।
चलो आओ, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आओ देखें। सो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई करने की कोशिश करना। ओके, सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ B is 10 units. Magnitude of vector B is 10 units. If resultant of A bar and B bar makes an angle of 45 degree with A, makes an angle of 45 degree with A bar, then calculate the magnitude of A bar, then calculate the magnitude of A bar. It is given that A bar and B bar are inclined at an angle of 53 degree with each other. चलो, तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, एक बार आप लोग इसको खुद से ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलो आओ, चलो जल्दी से सब लोग ट्राई करो। बहुत बढ़िया तेजस, परफेक्ट, एकदम सही आंसर। ओम का भी आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया ओम। चलो भाई, तो अच्छा मैं सॉल्व करता हूं, चलो आओ देखें। ओके, नहीं अमान ने गलती कर दी है। चलो तो अब मैं सॉल्व करता हूं, चलो आओ देखें। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम लोग नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो हमें कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बार इज 10 यूनिट्स, ठीक है। तो जो ये वेक्टर बी बार है इसका मैग्नीट्यूड हमें 10 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमें कहा है इफ रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ए बार, मतलब जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। अल्फा का वैल्यू हमें दिया है 45 डिग्री। देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ठीक है। ए बार का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ओके। तो ए बार का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है और हमें ये भी बताया हुआ है कि विद ईच अदर, मतलब थीटा का वैल्यू हमें बताया हुआ है 53 डिग्री, ठीक है। ओके, साक्षी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में देखो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, मुझे बी बार का मैग्नीट्यूड पता है, अल्फा पता है, थीटा पता है। हाँ, अभी सिद्धि का भी आंसर बिल्कुल सही, परफेक्ट। चलो, तो भाई देखो बच्चों, हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमें पता है tan अल्फा जो है वो बराबर होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा के, ठीक है। तो भाई अल्फा है 45 डिग्री, तो tan अल्फा कितना हो गया सर, tan अल्फा का वैल्यू हो गया 1, b कितना है, b है 10 इंटू साइन 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री हो गया 4/5 अपॉन a मुझे कैलकुलेट करना है प्लस b cos थीटा, तो b हो गया 10 और cos 53 डिग्री हो गया 3/5। चलो परफेक्ट, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 8 अपॉन a प्लस ये हो गया 6। तो इसको जब मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया मेरे पास a प्लस 6 इज इक्वल टू 8, या फिर हम कह सकते थे a इज इक्वल टू 2। परफेक्ट, सो a इज इक्वल टू 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। चलो ठीक है ना, चलो आप थोड़े से और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए एकदम। अच्छा आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो अभी थोड़ा सा मैं ट्रिकी प्रॉब्लम दूंगा आप लोगों को। शांतनु tan 45 डिग्री था ना, tan 45 डिग्री तो 1 होता है,
tan 45 डिग्री क्या होता है? sin 45 अपॉन cos 45, 1/√2 अपॉन 1/√2, तो 1 होता है ना tan 45। ठीक है, चलो आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस से आपकी बार क्या है, मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी are given as are given as are given as 5 and 3 units, 5 and 3 units respectively, 5 and 3 units respectively, if if the resultant if the resultant of a if the resultant of a and b if the resultant of a and b makes an angle, if the resultant of a and b makes an angle of 37 degree, makes an angle of 37 degree with a, makes an angle of 37 degree with a, then calculate then calculate then calculate the angle then calculate the angle between a bar and b bar। चलो तो ये क्वेश्चन है, चलो जल्दी से ट्राई करके बताओ सब लोग, मैं वेट कर रहा हूं। नहीं अवधूत, एक बार फिर से ट्राई करो, गड़बड़ हो गई है। चलो भाई मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। ठीक है, जानवी का आंसर आ गया है, बट जानवी दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। चलो भाई, तो फिर अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं सॉल्व करूं फिर अब। ओके ठीक है, चलो तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। ओके नहीं अब्दू, तभी भी आंसर सही नहीं है। चलो ठीक है भाई, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, चलो अब देखो ध्यान से। चलो अब सब लोग सीखने की कोशिश करो, देखो हमसे क्या गलती हो रही है। अच्छा चलो, अच्छा सिद्धि अब ये वाला देखो, फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल अब करना ट्राई, ठीक है। देखो अब देखो हम लोगों से कहां पर गड़बड़ हो रही है, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर गिवन एज 5 एंड 3। ओके हाँ, अभी अवधूत का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया अवधूत। ठीक है, तो भाई देखो हमें क्या कहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर गिवन एज 5 एंड 3 यूनिट्स, ठीक है। तो जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5, और जो वेक्टर बी है
इसका मैग्नीट्यूड हो गया 3, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद ए, अच्छा तो अल्फा बताया हुआ है हमको, अल्फा हम लोगों को बताया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, अच्छा अल्फा बताया हुआ है और ये पूछा हुआ है कि जो थीटा है इसकी कितनी वैल्यू होगी, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, अब हमको देखते हैं कि क्या करना है, अपना रिजल्ट यूज करेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो आओ अब सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री है, तो इसका मतलब tan 37 डिग्री हो गया, tan 37 डिग्री की वैल्यू हो गई 3/4। अच्छा दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी का वैल्यू है 3, मतलब कि 3 इंटू साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, मतलब कि 5 प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है। जो जो चीजें हमें दी हुई थी वो सारी वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर ली। अब देखो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये 3 और 3 तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो देखो ये क्या बन गया, ये 3 cos थीटा 5 प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा। बच्चों मुझे लगता है यहां तक तो सब लोग पहुंच गए होंगे, ठीक है, इस इक्वेशन तक तो सब लोग पहुंच गए होंगे, 5 प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, ठीक है ना। इसके बाद समस्या आनी शुरू हुई होगी, ठीक है, चलो आओ, ठीक है, यहां तक बात हम सब लोगों को क्लियर थी। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या करना था हमें। तो देखो मैं एक काम ये कर सकता हूं, यहां पर मैं इसको ऐसे कर लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। या फिर इस पूरी की पूरी क्वेश्चन को चलो 5 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इस पूरी 4/5 sin थीटा माइनस 3/5 cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन बहुत कमाल की इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन जैसे ही बन गई समझ जाओ एकदम जिंदगी जो है वो बाग बाग हो गई। देखो ये लिखा हुआ है 4/5। अब देखो 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4/5 को मैं cos 37 डिग्री मान सकता हूं, 4/5 हो गया cos 37 डिग्री। और ये लिखा हुआ है 3/5, 3/5 को हम बड़े आराम से sin 37 डिग्री मान सकते हैं। तो जरा देखो तो ये आखिर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, sin थीटा cos 37 डिग्री माइनस cos थीटा sin 37 डिग्री। क्या दिमाग, बताओ यहां पर क्या कर सकते थे हम लोग। तो देखो ये लिखा हुआ है sin ए cos बी माइनस cos ए sin बी, तो यहां पर सीधा सीधा हम इसको ऐसे लिख सकते थे sin ऑफ sin ए cos बी माइनस cos ए sin बी, मतलब कि माइनस 37 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब भाई साइन ऑफ थीटा माइनस 37 डिग्री 1 हो गया। अब साइन थीटा माइनस 37 डिग्री 1 कब होगा, जब 1 डिग्री, ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तभी तो ये वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो हमें थीटा ही तो कैलकुलेट करना था, तो थीटा कितना हो गया, तो सर थीटा बराबर हो गया 90 प्लस 37 के, तो हम लोग कह सकते 27 डिग्री। सो 127 डिग्री विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, हाँ विनय बिल्कुल 127 डिग्री, ठीक है परफेक्ट। अच्छा हाँ समर्थ बताओ कहां से नहीं समझ में आया बताओ। हाँ समर्थ मैं वेट कर रहा हूं, बताओ। अच्छा थीटा माइनस 37 डिग्री, उस इसके बाद से नहीं समझा है, इसके बाद से नहीं समझ में आ रहा है। अरे देखो, अच्छा इससे पहले वाला स्टेप पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब हमारे पास लिखा होता है ना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो हम उसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद 10th क्लास में ये चीज है कि नहीं है। देखो माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी। ये किया है मैंने, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो कोई बात, हाँ तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज कर ली। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी। और अगर कभी आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको आप लोग लिख सकते, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को साइन ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों जल्दी से आप लोग बता दो, जल्दी से सब लोग अपनी सहमति दे दो, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। अभी भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है सब है, ठीक है चलो आओ तो आगे देखते हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
हाँ बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी देखेंगे, चलो आओ। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आज आपको कई सारे क्वेश्चन दूंगा घर पर ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। चलो आओ। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन टू यूनिट वेक्टर्स, two unit vectors a and b, two unit vectors a and b are making an are making an angle are making an angle of 60 degree with each other, are making an angle of 60 degree with each other, then calculate the angle between then calculate the angle between the resultant and vector a। चलो भाई, तो ये ट्राई करके बताओ सब लोग। चलो भाई, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, ओम का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया ओम। नहीं नहीं नहीं, ओम ने गड़बड़ कर दिया, ओम का आंसर सही नहीं है। ठीक है, सिद्धि का आंसर करेक्ट है, सिद्धि का आंसर सही है। हाँ, अभी ओम का आंसर सही है, परफेक्ट ओम। तेजस का आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, अवधूत का भी सही आंसर। नहीं, जान भी एक बार फिर से ट्राई करो। चलो भाई, मैं वेट कर रहा हूं, सभी लोग जल्दी से आंसर करके बताओ। चलो भाई, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आओ देखें। चलो तो भाई देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, आओ समझने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन में हमें कहा है टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी आर मेकिंग एन एंगल ऑफ, मतलब मैं ये कह सकता था कि जो वेक्टर ए है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, और जो वेक्टर बी है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। ठीक है, अब ये दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब 60 डिग्री गिवन है। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में हमें कहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, तो हम लोगों को अल्फा कैलकुलेट करके बताना है कि अल्फा कितना होगा। ठीक है, चलो आओ। अमान का भी आंसर बिल्कुल सही है। तो अब हम लोगों को अल्फा कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो हम लोग यहां पर क्या कर सकते थे, अगर मैं अपनी वो इक्वेशन यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन, ठीक है परफेक्ट। अब सारी वैल्यूज इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखो ये क्या बन गया, tan अल्फा तो मुझे कैलकुलेट ही करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर tan अल्फा आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर बी साइन थीटा मतलब 60 डिग्री, मतलब कि √3/2 अपॉन ए भी 1 है प्लस बी भी 1 है इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मतलब ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास 3/2। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता था 2/3। तो इसको देखो जब मैंने 3 कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अब भाई tan अल्फा का वैल्यू 1/√3 आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो अल्फा है उसका वैल्यू आ गया थर्ड इक्वल टू 30 डिग्री। चलो, तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन एकदम क्लियर है हम सब लोगों को। ठीक है, बात समझ आ गई बिल्कुल। चलो तो फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
चलो जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, सो नाउ दिस टाइम हमें कहा है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए if magnitude of a and b, if magnitude of a and b, if magnitude of a and b are 8 units, 4 root 3 and 8 units respectively, 4 units and 8 root 3 unit 4 root 3 and 8 units respectively, then calculate then calculate the magnitude, then calculate the magnitude, then calculate the magnitude of their resultant। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ओके, तेजस का आंसर आ गया है, ठीक है। ओके, तेजस का आंसर आ गया, अवधूत का आंसर आ गया। बट तेजस देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, मुझे लग रहा है अवधूत का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, अभी तेजस का आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट। सिद्धि का भी आंसर बिल्कुल सही है। ओके, अनिकेत का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है बच्चों, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलो आओ देख, कुछ गड़बड़ हुई है, फिर से चेक करो। चलो भाई, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आओ देखें। देखो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो जो हमें क्वेश्चन में कहा है वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमें क्वेश्चन में कहा है ए, अच्छा ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब मुझे अल्फा पता है इस बार। अल्फा का वैल्यू इस बार कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 3 एंड 8 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, अमान का आंसर आया है। अमान, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना ना, ठीक है। अमान शामली, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना ना हमें। चलो जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। अच्छा अब देखो, मतलब वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 4√3 और जो वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट्स, ठीक है। देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अब बच्चों देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, बी का। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो थीटा है मुझे ये पता करना होगा, ठीक है। तो भाई देखो, ये थीटा मैं कैसे पता कर सकता था, तो कह सकते हैं कि जो tan अल्फा है वो बराबर हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा के। तो यहां से हम लोग थीटा पता कर सकते हैं, देखो कैसे, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन 90। हमको पता है tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है इंफिनिटी के बराबर। अच्छा, इंफिनिटी के बराबर, इसका क्या मतलब हुआ, अगर tan अल्फा इंफिनिटी के बराबर है तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो भी, कि जो डिनोमिनेटर है ये जीरो हो जाना चाहिए। भाई अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो राइट हैंड साइड अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, मैंने कहा a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, या फिर हम लोग कह सकते थे कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाय बी। अच्छा भाई, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया माइनस ए था 4√3 और b था 8, तो ये क्या हो गया
ये आ गया मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2। ओके, तो इसका मतलब मुझे थीटा पता लग गया है ना। थीटा का वैल्यू देखो कितना हो गया, थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास 150 डिग्री। परफेक्ट भाई, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। थीटा पता लगा, मैग्नीट्यूड पता करना था, तो भाई सिंपल है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सारी वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ कितना था, a था 4√3 है ना, तो 4√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 2a, a हो गया 4√3 और b हो गया 8 इंटू माइनस ऑफ √3/2। ठीक है, तो फाइनली अब देखो मुझे ये सारा एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो जैसे ही मैंने ये सारा का सारा एक्सप्रेशन सॉल्व करा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना था, तो फाइनली देखो कितना हो गया, ये हो गया। अब मुझे भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आओ देख लेते हैं। ओके ठीक है, अंडर रूट 16 आ रहा, ठीक है। अच्छा अंडर रूट 16 आ रहा है, चलो सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो फाइनली ये बन गया अंडर रूट ऑफ 16, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गया आंसर, ठीक है। चलो परफेक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये तो हमारा कन्वेंशनल मेथड था, ठीक है। देखो ये तो हमारा कन्वेंशनल मेथड था, जो हमने tan अल्फा वाला प्रॉपर्टी सीखा था, उससे हम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अब एक आसान तरीका भी था इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो इसी क्वेश्चन को अब हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि अल्फा 90 डिग्री है, a का वैल्यू 4√3 है, b का वैल्यू 8 है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो a और b का जो रिजल्टेंट है, तो देखो ये कैसे हो जाता, अल्फा 90 डिग्री है, a का मैग्नीट्यूड है 4√3 और जो b है इसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट्स। तो अब हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते थे कि हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते कि भाई ये हो गया हमारा वेक्टर ए, अब जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब जो वेक्टर बी था, वेक्टर बी कुछ इस तरीके से था फिर, ओके। तो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बन गया। अब ये एंगल है 90 डिग्री, तो बस हो गया अपना काम। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 4√3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट्स और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो सीधा सीधा पाइथागोरस मॉड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि 64 माइनस बेस का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16, 16 3 48। तो फाइनली ये क्या आ गया, मॉड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, या फिर हम लोग सीधा सीधा कह सकते थे मॉड आर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कहने का मतलब ये है जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को जो जनरल अप्रोच है ना काम करने की वो पता होनी चाहिए, ठीक है। ताकि इन केस तरीका तो पता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज जो हम लोगों ने सीखा है इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी व्हाट्सएप कर दूंगा, तो वो असाइनमेंट आप लोग घर पे ट्राई कर लेना। हाँ तेजस बिल्कुल मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वो होमवर्क ट्राई कर लेना, तो आप लोगों की और प्रैक्टिस हो जाएगी फिर, ठीक है। हाँ शामली, ये लेक्चर का जो लिंक है वो मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेक्चर का लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को और होमवर्क भी शेयर कर दूंगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, बाय। चलो ओके बाय।